और अब खबरें देवभूमि की। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का उत्तराखंड दौरा है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड बीजेपी और महामंत्री संगठन बीएल संतोष पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लेंगे बीएल संतोष और अलग अलग मोर्चों की भी बैठक लेंगे बीएल संतोष। बैठक में अगले 6 महीनों का एजेंडा तय होगा और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान वो बीजेपी कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ बैठक में शिरकत करेंगे और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर 75% वोटों का लक्ष्य रखा है और बीएल संतोष पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को इस लक्ष्य को साधने का मंत्र देंगे। आज सबसे पहले प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक लेंगे और विधानसभा चुनाव के बाद बीएल संतोष का उत्तराखंड का ये पहला दौरा है। बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले हर बूथ को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। तो चुनाव से पहले अब बैठकों का दौर जारी है, समीक्षाएं की जा रही हैं, बैठकें की जा रही हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तराखंड में आ रहे हैं और वो विभिन्न प्रकार की बैठकें, संगठनात्मक बैठकें लेंगे, जिसमें हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की, जिलाध्यक्षों की और जो हमारे जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं उनके साथ वो बैठक करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे प्रदेश की जो कोर कमेटी है उसमें हमारे सांसदगण और हमारी जो कोर कमेटी बनाई गई है उसके साथ भी वो बैठने वाले हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के आगे के कार्यक्रम किस प्रकार से पार्टी के रहने वाले हैं और आगामी 2024 के चुनाव को लेकर के पार्टी के क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे, इसको लेकर के विचार उनके द्वारा किया। तो बीएल संतोष का ये 2 दिवसीय दौरा, ज्यादा जानकारी सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस पे देंगे। सुदीप, 2 दिवसीय बीएल संतोष का ये दौरा क्या कुछ खास रहेगा इन 2 दिनों में? जी देखिए, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है पार्टी के बीएल संतोष और उनका उत्तराखंड आना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज वो रिस्पना पुल के पास एक होटल में 3:30 बजे से बैठक ले रहे हैं। सबसे पहले कोर कमेटी की बैठक होगी जो प्रदेश की होती है। इसके बाद जो प्रदेश पदाधिकारी प्रदेश मोर्चों के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। करीब 5:30 बजे तक अलग अलग बैठकें चलनी है। इसमें मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं और जो सांसद और प्रदेश की प्रभारी हैं और सह प्रभारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी अपनी रणनीति तैयार करेगी। बीते दिनों जनसंपर्क अभियान पर चर्चा होगी और राज्य के ऐसे विषय जिसमें राज्य सरकार ने अच्छा काम किया, लोगों की मदद की, जन कल्याण के काम किए, राहत आपदा में अच्छा काम किया, इन विषयों पर चर्चा कर उसे जन जन तक पहुंचाने की भी रणनीति बनेगी। सुदीप, कोशिश ये होगी कैसे उत्तराखंड की 5 सीटों को एक बार फिर से इस पे वापसी की जाए, इन्हें जीता जाए, इसको लेकर रणनीति बनेगी? जी बिल्कुल, ये भी एक इन बैठकों का सार है, निचोड़ है कि आगे की रणनीति पर कैसे काम किया जाए क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत अधिक समय नहीं बचा है। जुलाई समाप्त हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ऐसा माना जा रहा आचार संहिता लग सकती है। लिहाजा अभी से अपनी तैयारियों को भारतीय जनता पार्टी और पुख्ता कर रही है। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने चमोली जिले की नीति माणा घाटी की महिलाओं द्वारा लिखे गए पत्र का जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के प्रथम गांव माणा में की गई अपील का ही परिणाम है कि आज यहां आने वाले तीर्थयात्री भोजपत्र के उत्पादों समेत अन्य स्थानीय उत्पादों का अच्छे दाम पर खरीद रहे हैं। और भोजपत्र देवभूमि उत्तराखंड की प्राचीन विरासत का हिस्सा है। हमारी सरकार प्रदेश की समस्त सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए लगातार काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं, उनके एजेंडे के तहत बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की हमेशा से ही धार्मिक स्थलों की खुदाई करने का एजेंडा रहा है। वहीं हरीश रावत पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने हरीश रावत को नसीहत देते हुए कहा कि हरीश रावत अपने आप को उत्तराखंडी कहते हैं और एक पुस्तक भी लिख चुके हैं, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंडियत पर थूक रहे हैं, जिस पर अब तक
हरीश रावत का कोई बयान नहीं आया। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो हरीश रावत को मालूम होना चाहिए कि मौर्य उसी गठबंधन के सदस्य हैं जो उनकी पार्टी के द्वारा बनाया गया है, इसलिए हरीश रावत को इसका जवाब मिल गया होगा। हरीश रावत जी को बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय हरीश रावत जी जो उत्तराखंड खंडियत पे एक पुस्तक लिखे हैं और पुस्तक लिखने के बाद उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी हैं वो उत्तराखंडियत को गाली दे रहे हैं, उन उत्तराखंड पे थूकने की बात कर रहे हैं। उन पे अभी तक हरीश रावत की एक भी उनके मुंह से चू नहीं निकला है। क्यों उन्होंने मौन साधा है, इस पे उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पार्टी किसके साथ है? जो इन्होंने एक महाठग गठबंधन जो पूरे देश के अंदर एक बना है देश को लूटने के लिए, उस गठबंधन का एक सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य भी है। इसलिए उसका ये हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, ये जवाब हरीश रावत को स्वतः ही अपने आप मिल गया होगा। और सुदीप जैन इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। सुदीप, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं सियासत की वजह बन रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया कि बद्रीनाथ धाम पहले किसी और धर्म का धार्मिक स्थल था, जिसे बाप को बद्रीनाथ धाम के रूप में डेवलप किया गया, बनाया गया, ये निश्चित तौर पर बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि वर्षों वर्ष पुरानी सनातन संस्कृति में जो 4 धाम यात्रा का वर्णन है, 4 धामों का जिक्र है, ऐसे में उनका बयान आना हो सकता है उनकी राजनीतिक दूरी को ठीक करता हो या उनको लगता हो कि उनकी राजनीति बेहतर होगी। परंतु उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को तो नसीहत ही दी, साथ ही अखिलेश यादव की धर्म पत्नी डिम्पल यादव को भी नसीहत दी कि वो तो उत्तराखंड से हैं, उन्हें और बेहतर पता होगा, लिहाजा इस प्रकार के बयानबाजी पर रोक लगनी चाहिए। और अब ये मौका भाजपा को मिल चुका है, क्योंकि करण महाराज पहले गढ़वाल की यात्रा में, हालांकि उनका कहने का भले ही आशय न रहा हो, परंतु जो उनके शब्द थे वो निश्चित तौर पर सही स्वीकार नहीं किए जा सकते। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने 2 मौके दे दिए विपक्षी दलों ने, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों समेत कांग्रेस को घेर रही है और हरीश रावत पर भी सवाल उठा रही है कि उत्तराखंडियत की बात करते हैं, परंतु उत्तराखंड के विषयों पर ये इतने कमजोर क्यों हो जाते हैं, आखिर वजह क्या है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इधर हरीश रावत ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी की पिच पे खेल रहे हैं, जो बीजेपी चाहती है वही ये कर रहे हैं। जी देखिए, ये बात हरीश रावत चूंकि बहुत बड़े वरिष्ठ अनुभवी नेता हैं, अब उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को किस लिहाज में कहा कि वो भाजपा की पिच पर खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उससे अघोषित या इनडायरेक्टली फायदा सीधे सीधे भाजपा को ही है, क्योंकि वो अपनी लाइन को और मजबूत करती है। हिंदुत्व, धर्मत्व, मंदिर की जो बात करती है, राष्ट्रीयता की जो बात करती है, वो लाइन और बड़ी होती है। हरीश रावत स्ट्रेटेजिकली ठीक हो सकते हैं, परंतु हरीश रावत सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को काउंटर न करके इसमें भी बीजेपी को ही घेर रहे हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। और चमोली स्थित नमामि गंगे के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट लगने से 16 लोगों की मौत और कुल 11 व्यक्तियों के घायल होने की पुष्टि हुई थी। मजिस्ट्रेट जांच के लिए 39 बयानों के आधार पर जांच अधिकारी ने शनिवार को रिपोर्ट तैयार कर डीएम को सौंप दी है, जिसमें दुर्घटना का विश्लेषण, संभावित कारण और निष्कर्ष भी निकाला गया है। रिपोर्ट में एसटीपी प्लांट की विद्युतीय व्यवस्था के लिए अनुबंध और विद्युत सुरक्षा के मानकों के अनुरूप ना होना पाया गया। चेंज ओवर पैनल में शॉर्ट सर्किट हुआ और कंट्रोल पैनल एवं मेन पैनल जो है उसमें तीव्र अर्थ फॉल्ट हुआ। निर्धारित मार्ग में उचित अर्थिंग ना मिलने पर अर्थ कनेक्शन से जुड़े मेंटेलिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें प्लांट में प्रवेश हेतु निर्मित सीढ़ियां और रेलिंग में करंट फैल गया। इसी दौरान मौजूद व्यक्ति जो लोहे की स्ट्रक्चर, रेलिंग व जाली के संपर्क में थे, उन्हें करंट ने अपनी चपेट में ले लिया। इसमें कई लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। अब इसकी मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट जो है वो डीएम को सौंप दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51 वाइब्रेंट विलेज की 54 ग्राम पंचायतों के प्रधान और उनकी पत्नी को स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले के लिए बुलावा भेजा है और राज्य सरकार आईटीबीपी की मदद से इन सभी विशेष आमंत्रित अतिथियों को 15 अगस्त को दिल्ली भेजने की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री की इनसे विशेष बातचीत के साथ ही इन्हें सेंट्रल विस्टा का भ्रमण भी कराया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज की नोडल अधिकारी नितिन खंडेलवाल ने
नीतिका खंडेलवाल हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 51 सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज के तौर पे चुना गया है। इन गांवों के विकास के लिए बड़े पैमाने पे योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पहली बार इन गांवों की 54 ग्राम पंचायतों के प्रधान, उनके पति या पत्नी को प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पे विशेष आमंत्रण दिया है। 15 अगस्त को जो हमारे 51 गांव हैं वाइब्रेंट विलेज के, उनके प्रधानों को दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे फंक्शन में एज स्पेशल इनवाइटीज बुलाया जा रहा है। आई थिंक जो मेन मुद्दा है वो यही है कि मेन पर्पस यही है कि जो गांव हमारे चयन हुए हैं, ताकि प्रधानों को एक बार को सेंसिटाइज करें कि ये वाइब्रेंट विलेज इंपॉर्टेंट गांव हैं और इनमें प्रधानों का जब तक सपोर्ट नहीं होगा तो हम प्रॉपरली इनको डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। तो उस मैसेज को आई थिंक पास करने के लिए प्रधानों को इस बार इंडिपेंडेंस डे पे वहां दिल्ली बुलाया जाएगा और वहां पे उन लोगों को जो भी इंडिपेंडेंस डे के फंक्शंस होते हैं दिल्ली में, उनमें उसमें सम्मिलित किया जाएगा। 15 अगस्त को जो और दून महिला अस्पताल के वार्ड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ही बेड पर 2 बच्चे और 2 जच्चा लेटने को मजबूर हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विपक्षी यानी कांग्रेस राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि जिस जनता ने प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई, उनके मुद्दों पर इस सरकार का ध्यान ही नहीं, जबकि लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे समाज को तोड़ने वाले मुद्दों पर बात करके असल मुद्दों से ध्यान बांटने का काम किया जा रहा है। वो सरकार व्यस्त है लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूसीसी, धर्मांतरण कानून और अब तो एक नया काम मिल गया उनको, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। ऐसे में दून चिकित्सालय की हालत यह है कि एक बेड पर 4 लोग हैं, 2 जच्चा और 2 बच्चा, और आज ही की ये वीडियो है। वहीं दून चिकित्सालय की लिफ्ट के बाहर एक महिला ने प्रसव किया है। उसके अलावा समाचार पत्रों से ये संज्ञान में आया है कि एम्स ऋषिकेश के इमरजेंसी में स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण एक महिला को गाड़ी में प्रसव करना पड़ा। मैं पूछना चाहती हूँ इन सत्तासीनों से, इसलिए मांगा था प्रचंड बहुमत, क्या इस प्रदेश की महिलाओं ने इसीलिए आपको भर भर के इतना बहुमत दिया कि आप दिल्ली में अपने नेताओं की परिक्रमा। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने न्यूज वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मर्तोलिया का कहना है कि यूकेएसएससी की कार्यप्रणाली बदली है, युवाओं का विश्वास पाने के लिए सभी लोगों ने मेहनत की है और यूकेएसएससी में अब कोई भी एग्जाम लंबित नहीं है, सभी विवादित परीक्षाओं के पेपर करा लिए गए हैं। अगस्त के पहले हफ्ते में वन दारोगा का फिजिकल एग्जाम होगा। सुनिए जीएस मर्तोलिया ने न्यूज वन इंडिया के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से बातचीत में और क्या कुछ कहा। लगातार विवादों में रहे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक जबरदस्त कार्यप्रणाली बदली है। सिस्टम जहां ट्रांसपेरेंट हुआ है, वहीं 1 सप्ताह के भीतर परिणाम आ रहे हैं, तो 10-10 दिनों के भीतर युवाओं की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है। करीब करीब सभी कार्य संपन्न हो चुके हैं, 1-2 परीक्षाओं को छोड़ दें। कुछ परीक्षाएं जो लंबित हैं और कुछ अन्य विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूकेएसएससी में देखा। हर आदमी इसको शक की निगाह से देखता था, इसको मिली भगत की संस्था मानता था, तो ये कैसे कायाकल्प हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है कि मिली भगत हो। हाँ, कुछ घटनाएं हो जाती हैं, अप्रिय घटनाएं हुई, जिससे नेचुरली वो होगा ही होगा। देखिए, कोई ऐसी चीज़ होती तो मेरा विश्वास कम होने लगेगा और उस विश्वास को पाने के लिए आपको फिर मेहनत करनी होगी। उसमें एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी आप कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम आपने कंडक्ट किया उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने क्या अपनाए और कितने समय में आपने रिजल्ट निकाला, ये महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ अपने जो हमारे पास जो अपने कार्मिक हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसको भी हमें दक्ष बनाना पड़ेगा। अगर वो दक्ष नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने दक्ष बनाने का भी कोशिश किया, लड़कों की ट्रेनिंग भी कराई, लोगों को इवन कानून जो हमारे डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, माननीय सुप्रीम कोर्टों के जो आदेश थे, वो भी हम लोगों ने कम से कम लोगों के संज्ञान में डाला, अपने एम्प्लॉयज़ को बताने की कोशिश की कि इस लाइन पर काम करेंगे हम लोग। और हम आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो विवादित 3 पेपर थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है और समय से मैंने कोशिश की 10-11 दिन में हम रिजल्ट निकालेंगे और रिजल्ट हमने अपने स्नातक स्तरीय का भी निकाल दिया है। आज के डेट में मेरे पास कोई एग्ज़ाम पेंडिंग नहीं है, लंबित नहीं है। पुराने जो भर्ती थे वो प्रोसेस में है और हमारी कोशिश है कि हम अगस्त में इन सब चीज़ों को निपटा करके आगे के काम के प्रारंभ करने की कोशिश करें। वन दरोगा के 316 पदों पर जो विवाद था वो खत्म हो गया है। कब से आगे की कार्रवाई आयोग शुरू करने जा रहा है? उसमें सिंगल बेंच ने माननीय हाई कोर्ट द्वारा स्टे कर दिया था हमारा प्रोसेस को
वो अभी हमें कल हाई कोर्ट डबल बेंच से उसमें रिलीफ मिल गया है। हम अगस्त फर्स्ट वीक में उसका फिजिकल शुरू करेंगे। इसमें करीब 359 बच्चे नए पास हुए हैं पिछले भर्ती के मुकाबले, और उनका फिजिकल होना है दोबारा, और हम अगस्त फर्स्ट वीक में इसको प्रारंभ करेंगे। सर, एलटी भर्ती में जो कला के अभ्यर्थी थे उनको 2 साल खाली हाथ रहना पड़ा। कुछ कानूनी वजहें, कुछ दूसरी वजहें एक बाधा बनी। इसका क्या निर्णय आगे हो सकता है, आपको क्या लगता है? क्या शासन से कुछ गाइडलाइन आनी है या आप लोग अपने स्तर से निर्णय लेंगे? नहीं, इसमें हमें कुछ करने को नहीं है। अब कोर्ट ने शुरू में स्टे कर दिया था और उस स्टे चलता ही रहा। स्टे के बाद कोर्ट ने फाइनली माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे आदेश दिया था कि इसमें दोबारा एग्ज़ाम हो, दोबारा विज्ञप्ति निकले और एग्ज़ाम हो। आज वही स्थिति है। इसमें कुछ लड़के रिव्यू करने कोर्ट में गए भी थे डबल बेंच में, लेकिन वो उनको रिलीफ नहीं मिला है, और डबल बेंच ने ये कहा है कि आप 4 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करें। मेरे संज्ञान में शायद ये आया है, मुझे बताया गया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग को परमिशन मिल गई है। शायद ये रिव्यू में दोबारा जाएंगे उच्च न्यायालय में। उसके बाद देखते हैं। आज की डेट में जो है वो ये है कि 4 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ करने का आदेश माननीय कोर्ट द्वारा दिया गया है। सर, पिछली बार हुई स्तरीय परीक्षा और वन दरोगा में कितने ऐसे अभ्यर्थी थे जो दोबारा परीक्षा पास कर ले गए? क्या ऐसा कोई आंकड़ा है और क्या आप लोगों ने उसको वेरीफाई कराया? हाँ, पिछले भर्ती में जो 615 बच्चे डीवी के लिए पिछले बार बुलाए गए, मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि डबल बुलाते हैं हम लोग, उसमें 252 के आसपास बच्चे हैं जो दोबारा पास हुए हैं। बाकी सारे बच्चे नए हैं, जो नए सिरे से क्वालिफाई किया है। उन्हीं बच्चों का फिजिकल होना है। मतलब एक अच्छी संख्या है जो जो दोबारा नए लड़के जिन्होंने मेहनत की हुई इस एग्जाम में पास हुए हैं। सर, एलटी भर्ती में आयोग द्वारा 2 साल बाद आंसर की जारी हुई थी और हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुछ सवालों के उत्तर गलत भी मिले थे, जिसको बदलना पड़ा। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? बच्चों को पता है सवाल गलत है, क्या आयोग के पास एक्सपर्ट्स नहीं है या कोई और वजह है? नहीं, इसमें ऐसा कि हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हिंदी का जो हमारा क्वेश्चन जो चैलेंज हुआ था वो वैसे ही रहा, एज इट इज रहा। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन था वो पुराने दोबारा एक्सपर्ट आए। इसमें एक एक्सपर्ट पहले था, उस एक्सपर्ट के हिसाब से कुछ उनकी अलग राय थी। फिर माननीय कोर्ट के आदेश से एक नई टीम बनाई गई और उसमें 5 एक्सपर्ट बुलाए गए थे। उनके द्वारा जो फाइनल निर्णय ये दिया गया कि उनके निर्णय के हिसाब से हमने फिर उस क्वेश्चन को ड्रॉप किया। वो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है। और हाँ, ये थोड़ा सा है कि हमारे जब हम पेपर बनाते हैं उसमें मॉडरेशन के टाइम पर इसको ठीक से देखा जाना चाहिए था, लेकिन भविष्य में इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी, उसका हम प्रयास जरूर करेंगे। हम मॉडरेशन भी 1 या 2 लेवल तक जाएंगे, ताकि कोशिश करेंगे तो इस तरह से विवादित प्रश्न या इस तरह का जिनका आंसर स्पष्ट ना हो, जिससे बच्चों को भी नुकसान ना हो और कमीशन को भी टाइम वेस्ट ना हो, ये हम प्रयास करेंगे। सर, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं बहुत फुल प्रूफ मानी जाती हैं, वहाँ आंसर गड़बड़ नहीं होते, प्रश्न सवाल गलत नहीं होते, तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? कुछ अन्य परीक्षाओं में भी यूकेएसएससी ने अपने प्रश्नों को डिलीट किया है। नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, अगर आप एक्सपर्ट को ठीक से देखें और अच्छे बुक्स पर रेफरेंस पर जाएं, एक होता है कि हम अच्छे बुक्स पर जाएं जो प्रोमिनेंट टाइप के जो बुक्स हैं उसके रेफरेंस से क्वेश्चन बने, एक होता है नॉर्मल कोचिंग सेंटरों के जो बुकलेट है उनसे हम क्वेश्चन बनाएं, तो दोनों फ़र्क हो जाता है। हमारी कोशिश ये है कि जो भी हम क्वेश्चन बनाएं भविष्य में, हमने किया भी था, अभी प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं कि वो ऐसा प्रश्न हो जो अच्छे रेफरेंस बुक के साथ उसका आंसर हो। और जो रोज़ किताबें रोज़ लिख रहे हैं, उत्तराखंड के बारे में रोज़ किताब लिख रहे हैं लोग आजकल, तो लोकल राइटर प्लस जो लोकल कोचिंग सेंटर में जो किताबें लिख रहे हैं लोग, उनके रेफरेंस से ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने क्वेश्चन किसी गूगल से उठा लिया, आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसमें डिस्प्यूट क्या होता है कि उसी तरह के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर आपके यहाँ आ गया तो फिर आदमी लड़का कहता है सब देखिए उस कोचिंग सेंटर इतने प्रश्न आए। मेरी कोशिश है कि हम पहले क्वेश्चन बने, उसके बाद एक उस पर मॉडरेशन हो, ऊपर लेवल पे एक और टीम बने, वो उसको देखे, फिर उसके ऊपर एक और टीम हो। तो फाइनल करने से पहले तीसरे मॉडरेशन पर हम फाइनल करके कोशिश करें कि इस तरह के कोई क्वेश्चन अगर चैलेंज होता भी है तो वो फिर सफल न हो
यह हमारा प्रयास होना चाहिए, मिनिमम चैलेंज एक्सेप्ट होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। वही प्रयास हम भविष्य में करेंगे। सर, अभी हालिया दिनों में जब परीक्षाएं ट्रांसपेरेंट तरीके से होने लगी, परिणाम आने लगा, इसके बावजूद भी कुछ कोचिंग सेंटर लग गए विवाद फैलाने में, अफवाह फैलाने में, पेपर लीक कराना, अफवाह फैलाना, युवाओं में आक्रोश पैदा करने में इन कोचिंग सेंटर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इनके विरुद्ध आप लोग कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, इसी स्नातक स्तरीय में हुआ था, आपने रिजल्ट देखा, जिस 2 लोगों ने, जिसने भी देखा होगा, उन्होंने उसको देखा कि उसके नाम उसका जगदीश सन ऑफ कुंदन करके था, कि उसके 16 नंबर आए पटवारी वाले एग्ज़ाम में, और यहाँ टॉप 5 में कैसे आया। ठीक है। दूसरा था, 2 थे जिनके फादर नेम दोनों का सेम था, उन्होंने कहा 2 भाइयों का सिलेक्शन हुआ है और ये लगता है कि इसमें नकल हुई। उन लोगों ने अपना डाला सोशल मीडिया में, उसको लोगों ने फिर फॉलो किया, उसमें लिखना शुरू किया। हमारे संज्ञान में आ गया था तुरंत, और हम लोगों ने उसको वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद एक लड़का तो उसमें ऐसा था जो कुंदन की बात, जो जगदीश सन ऑफ कुंदन की बात कर रहे हैं, उसकी एज 39 के आसपास है, जो लेखपाल भर्ती में बैठ ही नहीं सकता, वहाँ 27 साल है, तो वैसे ही ख़त्म हो गया वो। दूसरा, वो दोनों लड़के जो 2 भाई वो अलग अलग हैं, कोई कहीं का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, उनसे कोई दूसरे से ताल्लुक़ नहीं है। और मज़े की बात, सारे बच्चों ने सारे एग्ज़ाम अच्छे किए हैं, मैंने पुराना इनका देखा, सब अच्छा किया लोगों ने। ठीक, आपको अगर कोई संशय है, आप कमीशन से बात करिए, कमीशन के संज्ञान में लाइए, वो बात समझ में आती है। लेकिन सोशल मीडिया में डाल करके उन्माद फैलाने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रति ठोस कार्रवाई होगी। मेरे संज्ञान में एक बात और आई है, ये दोनों कोचिंग सेंटर जिन्होंने ये चलाया है, ये दोनों भी एग्ज़ाम देते हैं। अफसोस की बात है, जो बच्चा खुद एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहा, दूसरे को कोचिंग करा रहा है। किस तरह के कोचिंग सेंटर चल रहे होंगे मुझे नहीं पता। हमने FIR कर दिया है, रायपुर थाने में चला गया है, और हम इसमें ठोस कार्रवाई करेंगे। और इलीगल तरीके से कोचिंग चला रहे होंगे तो कोचिंग करने भी बंद करने की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। हम इसमें बहुत सख्ती से निपटने के मूड में। आपको कोई दिक्कत है, आप कमीशन आइए, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। हमेशा आप 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आइए ऑफिस, हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन आप सोशल मीडिया में उन्माद फैलाएंगे तो फिर आपके पास कार्रवाई होगी। यह भी हम लोगों ने इसमें भी किया था, जो कनिष्ठ सहायक वाले में, कि हम ये कर देंगे, कमीशन में ये कर देंगे। हमने उनको भी हमने LIU को भेजा है कि इनके बारे में चेक करिए, ये किस संगठन के लोग हैं, इनकी पृष्ठभूमि क्या है, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारे पास करीब 550 के आसपास लगभग इतना हमारे पास अध्याचन एक और पड़ा है, जिसको हम कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।